अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज के वीडियो में हम केपलर्स सेकंड लॉ और केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टडी किया। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ में हमने देखा प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस लॉ में अब सेकंड लॉ में हमें क्या देखना है? सेकंड लॉ में हमें ये देखना है प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या इनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जब ये रिवॉल्व करते हैं तो क्या इनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है या ये स्पीड वेरिएबल है? तो ये चीज़ हमें डिस्कस करना है केपलर्स सेकंड लॉ में। अब लेट्स स्टडी केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स दूसरा नाम है इसका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, अब देखो केपलर्स समझेंगे इसको अच्छी तरह से, फिर इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक प्लेनेट है, ऐसे एक प्लेनेट है रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक प्लेनेट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ये प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व, ये प्लेनेट है, सपोज यहाँ पे इस फोकस पे सन है, इस फोकस पे है सन और ये है प्लेनेट, और ये प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये प्लेनेट है, प्लेनेट, इस प्लेनेट को मैं सन के साथ ज्वाइन करता हूं बाय अ लाइन। सन और प्लेनेट को मैंने इस लाइन से ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखो, अब ये प्लेनेट सपोज यहाँ पे किसी टाइम इंटरवल के बाद ये प्लेनेट सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब जो मैं लाइन बनाऊंगा वो लाइन कुछ इस तरह से आएगी, वो लाइन कुछ इस तरह से आएगी। पहले प्लेनेट यहाँ पे था, लाइन यहाँ थी, अब प्लेनेट यहाँ पे आ गया, अब लाइन यहाँ पे आ गई। सो पहले लाइन ऐसे थी, फिर लाइन ऐसे आ गई। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा। सो वी से द line joining sun with the planet sweeps out area। जो लाइन सन और प्लेनेट को कनेक्ट करती है, इट स्वीप्स एरिया। जैसे गाड़ी के आगे जो फ्रंट शीशे पे जो वाइपर होता है उसी तरह ये भी समझो आप वाइपर है। तो ये जो लाइन है ये ऐसे एरिया स्वीप करती है, इट स्वीप्स एरिया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो सपोज यहाँ से यहाँ तक, सपोज 1 आवर में, 1 घंटे में, पहले ये प्लेनेट यहाँ पे था, फिर ये प्लेनेट 1 घंटे के बाद ये प्लेनेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में सपोज इसने एरिया स्वीप किया सपोज A1 एरिया इसने स्वीप किया एरिया। ठीक है, अब सपोज ये प्लेनेट यहाँ पे आ गया, अब ये सपोज प्लेनेट यहाँ पे आ गया, फिर 1 घंटे के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हुआ? सपोज 1 घंटा, 1 आवर। यहाँ जब प्लेनेट था फिर यहाँ आ गया, टाइम है 1 आवर, 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक। अब इस 1 घंटे में इसने इतना एरिया स्वीप किया, सपोज इसने एरिया स्वीप किया A2, इस लाइन ने एरिया स्वीप किया इस घंटे में A2, इस 1 घंटे में इसने एरिया स्वीप किया A1। अच्छा, सपोज फिर इसने एरिया यहाँ, फिर प्लेनेट यहाँ पे आ गया, फिर प्लेनेट सपोज यहाँ पे आ गया, अब प्लेनेट यहाँ पे आ गया, फिर 1 आवर के बाद ये प्लेनेट यहाँ पे आ गया, इस 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक भी कितना टाइम हुआ? 1 आवर। इसने एरिया स्वीप किया A3। देन अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ कहता है, केपलर्स सेकंड लॉ क्या कहता है? एरिया A1 विल बी इक्वल टू एरिया A2 विल बी इक्वल टू एरिया A3। 1 घंटे में जितना ये लाइन यहाँ पे एरिया स्वीप करेगी, उतना ही इस 1 घंटे में यहाँ पे एरिया स्वीप करेगा प्लेनेट, उतना ही इस 1 घंटे में एरिया स्वीप करेगा ये प्लेनेट या ये लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा केपलर सेकंड लॉ का। इट स्टेट्स दैट the area it states that the line
the line joining sun with a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. It states that the line joining the sun with the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time, or aerial velocity of the planet around the sun is constant. प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी अराउंड द सन होती है कांस्टेंट। अब ये एरियल वेलोसिटी क्या है? देखो, अगर मैं इस 1 घंटे के बजाय, इस इंटरवल की बजाय मैं 1 सेकंड लूँ, 1 सेकंड में ये लाइन कितना एरिया स्वीप करेगी, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। देखो, 1 सेकंड में ये लाइन कितना एरिया स्वीप करेगी, 1 सेकंड में ये लाइन कितना एरिया स्वीप करेगी, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। जैसे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी क्या है? 1 सेकंड में एक बॉडी कितना मीटर आगे बढ़ेगी। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 1 सेकंड में जो है 1 सेकंड में कितना एंगल कितना जो, अगर कोई बॉडी जो है रोटेशनल मोशन कर रही है या सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो 1 सेकंड में वो कितना, जो रेडियस है 1 सेकंड में कितना एंगल वो काटेगा। ठीक है। इसी तरह एरियल वेलोसिटी क्या है? एरियल वेलोसिटी है 1 सेकंड में प्लेनेट या ये लाइन, 1 सेकंड में ये प्लेनेट या लाइन कितना एरिया स्वीप करेगी, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। सो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, एरियल वेलोसिटी क्या है? एरियल वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? एरिया स्वेप्ट कितना एरिया स्वीप किया ये इस लाइन ने, डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो एरियल वेलोसिटी का अगर हम यूनिट देखें, यूनिट ऑफ एरियल वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू एरिया स्वेप्ट, एरिया का क्या यूनिट आएगा? मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय टाइम का क्या यूनिट है? सेकंड। सो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना एरिया स्वीप हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज एरियल वेलोसिटी। अब देखो, सपोज यहाँ पे एक प्लेनेट है रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये यहाँ पे एक प्लेनेट है, ये सन है एट वन फोकस, ये है सन और ये है एक प्लेनेट। ठीक है, इस प्लेनेट ने सपोज एक टाइम इंटरवल, सपोज T1 में ये प्लेनेट यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल में इसने कितना एरिया स्वीप किया? सपोज इसने एरिया स्वीप किया दिस A1। फिर प्लेनेट यहाँ पे पहुंचा, प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, फिर प्लेनेट यहाँ पे पहुंचा, फिर टाइम इंटरवल T2 टाइम इंटरवल में इस प्लेनेट ने एरिया स्वीप किया सपोज A2। फिर टाइम इंटरवल T3 में इसने एरिया स्वीप किया A3। T3 टाइम इंटरवल T3 में इसने एरिया स्वीप किया A3। अच्छा, अब देखो इस रीजन के लिए एरियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे? इस रीजन, जब प्लेनेट यहाँ से यहाँ चला, तो एरियल वेलोसिटी कितनी है? एरियल वेलोसिटी फॉर दिस रीजन इट इज इक्वल टू A1 एरिया स्वेप्ट, एरिया इसने कितना स्वीप किया? A1 डिवाइड बाई इसको कितना टाइम लगा? T1, A1 डिवाइड बाई T1। अब इस रीजन पे आ जाओ, इस रीजन के लिए एरियल वेलोसिटी कितनी है? एरियल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू A2, एरिया स्वीप किया इसने A2 कितने टाइम इंटरवल में? T2 में। अब इस एरिया पे आ जाओ, इस रीजन पे आ जाओ, एरियल वेलोसिटी कितनी है? एरियल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू एरिया कितना स्वीप किया? A3 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा इसको? T3। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। दैट मींस A1 डिवाइड बाई T1 will be equal to A2 divided by T2 will be equal to A3 divided by T3. This is Kepler's second law or law of areas. ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है?
देखो अब हम देखेंगे एरियल वेलोसिटी का, तो ये समझ में आ गया। केपलर ने कहा कि एरियल वेलोसिटी, प्लैनेट्स की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड द सन। अब प्लैनेट्स की एरियल वेलोसिटी तो हमें समझ में आ गया, एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी प्लैनेट की, मगर जो प्लैनेट की लीनियर स्पीड है, जो स्पीड है प्लैनेट की, उसको क्या होगा, वो चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी। अब वो देखेंगे। देखो ये है सपोज, इसको हम पहले ऐसे समझेंगे, क्वालिटेटिवली पहले इसको समझेंगे। देखो ये है एक प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ पे सन है, ये सन है, ठीक है। और ये है सपोज यहाँ पे ये है प्लैनेट पॉइंट P1 पे, पॉइंट P1 पे प्लैनेट है और ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। आफ्टर सम टाइम इंटरवल, सपोज ये पॉइंट पहुंचा P2 पे, P2 पे आफ्टर टाइम इंटरवल T इंटरवल के बाद ये पॉइंट पहुंचा P2 पे, ये प्लैनेट पहुंचा P2 पे। तो एरिया इसने स्वीप किया इतना, दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, ठीक है। अब प्लैनेट आ गया यहाँ पे सपोज P3 पे। फिर इसी टाइम इंटरवल में P3 के बाद कितना टाइम इंटरवल हुआ, जितना यहाँ पे है, इसी टाइम इंटरवल, सपोज यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल है 1 आवर, यहाँ पे भी लेना है P3 के बाद 1 आवर। आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल द प्लैनेट रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर, P3 टू P4। तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम इंटरवल हुआ, सेम टाइम इंटरवल T। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ एरियाज, ये एरिया जो है, एरिया सपोज ये पॉइंट S है जहाँ पे सन है, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एरिया P1S P2 विल बी इक्वल टू ये एरिया, ये जो एरिया है P1S P2 विल बी इक्वल टू, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल T है और यहाँ पे भी टाइम इंटरवल T है। तो केपलर सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द लाइन joining sun with the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time, क्योंकि इंटरवल तो सेम है, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, तो दैट मीन्स एरिया सेम होगा। इस शेडेड पोर्शन का एरिया इस शेडेड पोर्शन के एरिया के बराबर होगा। दैट मीन्स एरिया P1S P2 विल बी इक्वल टू एरिया P3S P4, ठीक है, P3S P4 एरिया तो इनका इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ। अब देखो एज P3S ये जो लाइन है P3S इज लेस देन P1S। देखो ये लाइन जो है P3S इज लेस देन P1S, therefore P3 P4 must be greater than P1 P4। देखो इसको समझो, क्वालिटेटिवली इसको समझो। ये एरिया जो है, ये शेडेड पोर्शन जो है, ये एरिया और ये एरिया बराबर है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। ये एरिया, ये शेडेड पोर्शन का एरिया और ये शेडेड पोर्शन का एरिया बराबर है। और P3S जो लाइन है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू P1S। P3S इज smaller than P1S। देखो as area of this portion is equal to area of this portion and as P3S is less than P1S, therefore जो ये आर्क है P3 P4 जो आर्क है, it must be larger than P1, it must be, ये जरूरी P3 P4 जो आर्क है ये जरूरी P1 P2 से ग्रेटर होगी, तभी जाके इनके एरियाज जो है इक्वल आएंगे। नाउ P3 P4 इज ग्रेटर देन P1 P2, तो इस आर्क की लेंथ से ज्यादा है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम, दोनों साइड टाइम से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा एम्प्लाइज P3 P4 डिवाइड बाई T इज ग्रेटर देन P1 P4 डिवाइड बाई T। सो व्हाट इज P3 P4 डिवाइड बाई T? It is average speed of the planet from P3 to P4. So this P3 P4 divided by T is average speed of planet
ऑफ प्लेनेट फ्रॉम P3 to P4 is greater than P1 P2 divided by T. What is P1 P2 divided by T? It is average speed of planet from P1 to P2. That means P3 to P4 जो एवरेज स्पीड है, P3 से P4 जब प्लेनेट जाएगा, यहाँ की एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन जब P1 टू P2 प्लेनेट जाएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ पे एवरेज स्पीड कम होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब प्लेनेट सन के नज़दीक जाता है, जब प्लेनेट सन, देखो यहाँ पे सन प्लेनेट के नज़दीक है, सॉरी प्लेनेट सन के नज़दीक है, तो जब प्लेनेट सन के नज़दीक आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब प्लेनेट सन से दूर हो जाएगा, जब प्लेनेट सन से दूर हो जाता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। जितना प्लेनेट सन के पास होगा उतना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जितना प्लेनेट सन से दूर होगा उतना उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, तो हमने देखा कि जो प्लैनेट्स की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती है व्हेन द प्लैनेट गोज अराउंड द सन। प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, प्लैनेट की स्पीड वेरिएबल होती है, चेंज हो जाती है विद टाइम। तो जितना प्लैनेट सन के नज़दीक आएगा उतना प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है, जितना प्लैनेट सन से दूर हो जाएगा उतना प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है। अब हमने यहाँ तक क्या समझा कि प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, जितना प्लैनेट सन के पास आएगा उतना प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है, जितना सन से दूर हो जाएगा उतना प्लैनेट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अब देखो इसी चीज़ को हम इस मेथड से भी और एक मेथड से समझेंगे। अभी हमने क्वालिटेटिव मेथड से समझा, अभी हम यहाँ और एक तरीका है इसको समझने का, सपोज ये एक प्लैनेट है, ऐसे, तो सपोज ये है सन, यहाँ पे दिस इज सन, और ये प्लैनेट यहाँ पे है और ऐसे जा रहा है, प्लैनेट इज हियर। तो सपोज इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे v1 इसकी स्पीड है यहाँ पे, और इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इट इज r1, ठीक है। सपोज आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt के बाद ये प्लैनेट सपोज यहाँ पे पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर की, आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v1 dt, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू v1 dt। देखो इन स्मॉल टाइम interval dt, distance traveled by planet is equal, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैनेट इज इक्वल टू स्पीड इज v1 एंड टाइम इज dt, सो इट इज v1 dt। सो इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब इस लाइन को मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा ऐसे, तो ये एरिया इसने स्वीप किया, इतना एरिया इसने स्वीप किया। ना मुझे बताओ इसने कितना एरिया स्वीप किया, दिस DA, स्मॉल एरिया swept by the planet in time dt। इस टाइम इंटरवल में इस प्लेनेट ने कितना एरिया स्वीप किया, तो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज S, सपोज दिस इज S, दिस इज P1, दिस इज P2, एरिया ऑफ ट्राइंगल SP1P2, इस ट्राइंगल का एरिया। तो क्योंकि ये आर्क जो है, देखो ये ट्राइंगल कैसे है, क्योंकि ये आर्क जो है P1P2 ये बहुत ही स्मॉल है, टाइम dt हमने लिया है, तो दिस डिस्टेंस P1P2 इज वेरी स्मॉल, एज द डिस्टेंस P1P2 इज वेरी स्मॉल, तो ये हम ऐसे एक ट्राइंगल मान सकते हैं। ये सपोज है R1, ये हम ऐसे एक ट्राइंगल मान सकते हैं, तो इस ट्राइंगल में R1 हाइट है
R1 is equal to height, R1 is equal to height of triangle, height of triangle, height of triangle, and V1 dt, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज V1 dt, V1 dt is base, V1 dt is equal to base of triangle, base of triangle, base of triangle। देखो क्योंकि P1 P2 R जो है बहुत ही स्मॉल है, तो वी कैन कंसिडर दिस शेडेड पोर्शन एज अ ट्रायंगल, एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल हम मान सकते हैं ये 90 डिग्री एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी हाइट R1 है और जिसकी बेस है V1 dt, V1 dt, ठीक है। तो इस का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, DA, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एरिया है, DA विल बी इक्वल टू, VA विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस है इसकी V1 dt इंटू V1 dt इंटू R1, ठीक है। सो DA विल बी इक्वल टू, DA विल बी इक्वल टू एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल टू एरिया स्वेप्ट, हाँ DT को यहाँ शिफ्ट करो, DA डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 V1 R1, V1 R1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एरियल वेलोसिटी कितनी आ गई, व्हाट इज DA डिवाइड बाई DT, DA डिवाइड बाई DT इज नथिंग बट एरियल वेलोसिटी। सो एरियल वेलोसिटी जो है, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी होती है बराबर 1 डिवाइड बाई V1 R1, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई V1 R1। अब देखो देखो देखो, so aerial velocity dA divided by aerial velocity, aerial velocity dA divided by dt, dA divided by dt is equal to 1 divided by V1 R1, V1 R1। अब सपोज यहाँ पे प्लेनेट पहुंचा, अब यहाँ पे पहुंचा, इसकी स्पीड यहाँ पे है सपोज V2 और इसका जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज सपोज R2। तो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एरियल वेलोसिटी होगी DA डिवाइड बाई DT विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई V1 के बदले लिखना है V2 एंड R के बदले लिखना है R2। सो एरियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे है 1 डिवाइड बाई 2 V2 R2। सो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ, तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, केपलर सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, दैट मीन्स यहाँ पे एरियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी एरियल वेलोसिटी सेम आएगी, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। सो हाफ ऑफ V1 R1 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ V2 R2, ये कैंसिल, सो V1 डिवाइड बाई V2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1, ठीक है। V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। अब देखो यहाँ पे क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1। देखो यहाँ पे V1 न्यूमरेटर में है और यहाँ पे R1 डिनोमिनेटर में है, तो वी कैन राइट V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जितना R बढ़ जाएगा, जितना डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन बढ़ जाएगी, उतना प्लेनेट की स्पीड कम हो जाएगी, देखो यहाँ पे R1 कम है तो प्लेनेट की स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे R2 ज़्यादा है, प्लेनेट की स्पीड कम होगी, ठीक है। यहाँ पे R2 इससे ज़्यादा है, यहाँ पे प्लेनेट की स्पीड और कम हो जाएगी, यहाँ पे R कम है तो यहाँ पे प्लेनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी फ्रॉम द सन, जितना डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उतना प्लेनेट की स्पीड घट जाएगी। सो स्पीड ऑफ प्लेनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड कब होगी प्लेनेट की मैक्सिमम स्पीड होगी जब प्लेनेट क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा। क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा कहलाता है, क्लोजेस्ट पॉइंट इज पेरिहीलियम। और सबसे कम स्पीड कब होगी, जब R सबसे ज्यादा होगा। R सबसे ज्यादा कब होगा, जब प्लेनेट होगा फारदेस्ट पॉइंट पे, फारदेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एपीलियम। So speed of planet is maximum at perihelion and minimum at aphelion. Speed of planet is maximum at perihelion and minimum at aphelion। इन एपीलियन पे सबसे कम स्पीड होगी और पेरिहीलियन पे सबसे ज्यादा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट
this Kepler's second law or law of areas. So in next video inshallah we will be studying Kepler's third law.